बालकनी में जाकर किसी को फोन लगाता है। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, राका ने कॉल डली पूछा, कुछ पता चला? सामने से कुछ कहा गया, जिस पर राका ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों को जो करना पड़े वो करो, लेकिन मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर ऐसे ही बालकनी की रेलिंग पर अपने हाथ टिकाकर खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आ गया और शालू के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वैसे भी वो दोनों काफी लेट सोए थे, जिस वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। दोपहर में जब राका की नींद खुली तब उसने देखा कि शालू अभी भी सो रही है, तो उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और जाकर फ्रेश हो गया। और जब वो नीचे जाकर उन दोनों के लिए लंच लेकर आया तब तक शालू भी उठ चुकी थी। उन दोनों ने लंच किया, फिर राका ने शालू को अपना फोन पकड़ाते हुए सौंदर्य को कॉल करने को कहा और उसे उसके सामने कोई ऐसा बहाना बनाने को कहा जिससे सौंदर्य उसे और परिधि को ढूंढने की कोशिश ना करे। शालू ने ना चाहते हुए भी सौंदर्य के फोन पर कॉल किया। सिर्फ एक रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया और सामने से शालू को सौंदर्य की परेशान आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? उद्धरण चिन्ह। शालू। हेलो सौंदर्य, मैं शालू बात कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य ने खुशी और थोड़ी घबराई हुई आवाज में, शालू तुम ठीक तो हो ना? और परी परी तो ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। शालू थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए, हाँ सौंदर्य, हम दोनों ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य परी ने एक राहत भरी लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो शालू पर बिफरते हुए बोली, तुम दोनों ठीक थी? तुम ये बात मुझे कम से कम एक कॉल करके तो बता सकती थी ना? तुम्हें पता भी है तुम दोनों के ऐसे अचानक गायब होने से मैं कितनी घबरा गई थी। यहाँ तक कि मैं पुलिस स्टेशन तक हो आई, लेकिन वहाँ 24 घंटों से पहले कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती थी। मैं कल से तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। सौंदर्य परी बोलते बोलते रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सच में बहुत डर गई थी। ऊपर से वो बहुत अच्छे से जानती थी कि परिधि यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, और अगर उसे कुछ हो जाता तो वो रानी परी को क्या जवाब देती कि वो उनकी बेटी का ख्याल भी नहीं रहा पाई। शालू को भी इस बात को एहसास था कि इन कुछ घंटों में सौंदर्य परी पर क्या बीती होगी। उसकी आंखों से भी आंसू बेह निकले। उसने अपनी गलती मानते हुए सौंदर्य परी को समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी सौंदर्य, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन मेरा फोन टूट गया था, इस वजह से मेरे पास फोन ना होने की वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। सौंदर्य परी काफी समझदार थी, उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, चली कोई बात नहीं, तुम दोनों ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे वो शैतान कहाँ है, जरा उसे फोन तो से ना। उसे तो मैं अच्छी खासी फटकार लगाऊंगी, हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। और तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम दोनों को लेने आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य परी को इतनी जल्दी और आसानी से मान जाने से शालू थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो काफी ओपन माइंडेड था, वरना वो दोनों कल शाम से ही गायब थे। उसके बावजूद भी उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वो दोनों कहाँ थी, क्या कर रही थी। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि सौंदर्य परी को उन दोनों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। शालू ने अपने दिमाग में आ रहे थॉट्स को झटक दिया और थोड़ा झिझकते हुए सौंदर्य परी से बोली, मैं और परिधि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, बट अभी हम शिमला में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सौंदर्य परी हैरान रह गई। शालू अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, एक्चुअली मेरे उस टकले बॉस ने मुझे अर्जेंटली एक बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ आने को कहा, और उस वक्त परिधि भी मेरे साथ ही थी, तो उसने भी जिद पकड़ ली मेरे साथ चलने की, और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर पाती। तो मैंने सोचा कि पहुंचने के बाद तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मेरा फोन अचानक बंद पड़ गया, इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म करने में इतना वक्त लग गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं और परिधि ठीक है। मैं उसे अपने साथ अपनी गारंटी पर लेकर आई हूँ, तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन हमें वापस आने में शायद 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे, तो तुम प्लीज टेंशन मत लेना। उद्धरण चिन्ह। शालू जितना हो सके उतने अच्छे से सौंदर्य परी को समझा दिया था, लेकिन सौंदर्य परी को ये बात थोड़ी अजीब लगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि जैसी तारीफों के पुर शालू ने अपने बॉस के बांधे थे, तो हो सकता है कि उसके बॉस ने उसे बिना कोई तैयारी करे अपनी बिजनेस ट्रिप पर अपने साथ ले गया हो। वैसे भी उसे शालू पर पूरा भरोसा था कि वो परिधि को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसका अच्छे से ख्याल भी रखेगी।
तो वो इस चीज के लिए मान गई। वहीं जब शालू ने राहत की सांस लेते हुए फोन रखा तो उसकी नजर राका पर गई, जो उसे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। शालू उसके ऐसे घूरने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, लेकिन वो अभी भी उसे उसी तरफ घूर रहा था। जब शालू से रहा नहीं गया तो वो उस पर बरसते हुए बोली, क्या है, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। राका ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें एक यही बहाना मिला था बिजनेस ट्रिप का, लाइक सीरियसली, कुछ और नहीं कह सकती थी? उद्धरण चिन्ह। शालू उसकी बात सुन चीड़ गई और वो उसे टोंट मारते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आई थिंक मुझे उससे ये कहना चाहिए था कि कल हम पर कुछ गुंडों ने अटैक किया और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे, लेकिन एंड मोमेंट पर कोई मसीहा बनकर हमें बचाने आया, पर अब हम उन्हीं की सोने के पिंजरे में कैद हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। राका उसके गुस्से को अच्छे से समझता था, लेकिन अब वो शालू को अपने आप से दूर तो किसी भी कीमत पर नहीं होने देने वाला था। इसलिए उसने उसके टोंट पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिए और उसे अपनी गोद के उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे पैशन के साथ चूमने लगा। कुछ देर तक शालू स्ट्रगल करती रही, लेकिन फिर फाइनली उसने भी उसके सामने हार मान ली और वो भी उसका साथ देने लगी। उसका साथ पाकर राका उसे और पैशन के साथ किस करने लगा। वो इस बात को पूरा ख्याल रहा था कि वो शालू को ज्यादा हट ना कर दे। वहीं रियांश के विला में रात का वक्त, परिधि और रियांश ने डिनर कर लिया था। परिधि बहुत चिड़ी हुई थी, वहीं रियांश काफी शांत था। डिनर के बाद वो पेंडिंग वर्क पूरा करने अपने स्टडी रूम में चला गया। परिधि ने आज पूरे दिन में पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन वो कहीं से भी भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि रियांश के विला में हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिससे उसके घर की सिक्योरिटी को ब्रेक करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और यहाँ तो परिधि थी, उसे अभी धरती लोक के बारे इतना कुछ भी नहीं पता था कि वो रियांश की इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस घर से बाहर कदम रख पाए। परिधि इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपना मुंह फुलाए बेड पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम में हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी कि तभी रियांश अपना काम खत्म करके रूम में वापस आया और परिधि को ऐसे इतनी गहरी सोच में डूबा देख उसके पास आकर अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। परिधि अपने ही ख्यालों में डूबे हुए ही, मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुन रियांश की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो धीरे से लेकिन गुर्राते हुए बोला, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना तो। परिधि अचानक ही अपनी सोच से बाहर आई और घबराहट के मारे वो बेड पर लगभग उछलते हुए नीचे कूद पड़ी और जब उसने रियांश का चेहरा देखा तो उसके तो पसीने छूटने लगे थे। रियांश का चेहरा काला पड़ गया था, उसके एक्सप्रेशन बहुत डरावने थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियांश इतने गुस्से में क्यों था। रियांश गुस्से से परिधि पर बिफरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने के बारे में सोचने की? उद्धरण चिन्ह। मैं वो। परिधि इतनी डर गई थी कि उसकी तो जैसे आवाज ही अपने गले में अटक गई थी। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रियांश ने परिधि को उससे डरता देखा तो उसे एक शरारत सूझी, वैसे भी उसे अच्छे से पता था कि उसके घर की इतनी हाई सिक्योरिटी की वजह से परिधि का यहाँ भागना इम्पॉसिबल है, तो भला उस डरने की क्या जरूरत। रियांश ने परिधि को झटके से उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा दिया और अपने मुंह को परिधि के कान के पास ले जाकर धीरे से अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें क्या अपने पति से डर नहीं लगता? शायद इसीलिए मुझे छोड़कर जाने की सोच रही हो, है ना? तो क्या ना तुम्हें इस बात की पनिशमेंट दी जाए? वैसे भी आज हमारी शादी हुई है तो कायदे से तो आज हमारी सुहागरात होनी चाहिए, तो क्यों ना हम हमारे इस रिश्ते को सही मायने में आगे बढ़ाए। बोलते हुए रियांश ने परिधि के कान को बाइट कर लिया। रियांश की बात सुन परिधि कंफ्यूज हो गई। शादी किसकी शादी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने कान पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो अपने सेंस में वापस आई। परिधि ने हैरानी और कंफ्यूजन में से रियांश की ओर देखा और बोली, शादी? हाँ शादी, हमारी शादी। अब से तुम मेरी लीगली वाइफ हो और मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड। तुमने आज ही तो हमारे मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन किया था ना? उसी वक्त से तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो।
रियांश ने जब परिधि को कंफ्यूज देखा तो उसने उसे अपनी बात समझाई, जिस पर परिधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए देखने लगी। फिर थोड़ा सोचने के बाद हैरान और कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन मैंने तो बस कागज के टुकड़ों पर अपना नाम लिखा था, उससे हमारी शादी कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि शादी में बहुत सारी रस्में होती है, बहुत से अच्छे अच्छे खाने की चीजें होती हैं, बहुत सारी अलग अलग मिठाइयाँ भी होती है, ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजती है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत खूबसूरत मंडप होता है और दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, अग्निदेव के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है, तब जाकर शादी पूरी होती है। लेकिन इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ, तो हमारी शादी कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने सच ने किसी छोटी सी बच्ची से शादी की है। ले बेटा, तुझे बड़ा शौक था ना इस इनोसेंट सी देखने वाली लड़की से शादी करने का, तो अब इसके साइड इफेक्ट भी तू ही झेल। रियांश ने फिर से एक गहरी सांस की और परिधि को अपनी बात समझाने लगा। लेकिन परिधि थी कि उसे मान ही नहीं रही थी। उसने तो अब जिद पकड़ ली कि उसे उसी तरह शादी करनी है जैसा कि उसने सुना था। उसे भी बहुत से गहने कपड़े पहनने हैं, मिठाइयाँ खानी है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, और वो भी बाकी लड़कियों की तरह अपने पति के साथ 7 फेरे लेने चाहती थी। उसके हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, सिंदूर लगाना चाहती थी। थक हार कर रियांश उसकी बात मान गया और उसने परिधि से वादा किया कि वो जब उसे अपनी फैमिली से मिलवाएगा तब वो उससे उसी तरह शादी करेगा जैसा कि वो चाहती थी। वैसे भी उसे खुद भी उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी चाहता था कि उन दोनों की शादी अपने परिवार, अपने बड़ों के सामने ग्रेट तरह हो। परिधि रियांश का प्रॉमिस सुन खुश हो जाती है। उसे तो शादी का सही मतलब तक पता नहीं था, लेकिन उसने जितना सौंदर्य परी से सुना था, उससे वो काफी एक्साइटेड थी वो सब अपने लिए होते हुए देखने के लिए। परिधि की जिद पर रियांश उससे पूरे रीति रिवाज के साथ एक ग्रैंड वेडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे परिधि बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं परिधि को खुश देख रियांश भी खुश हो जाता है। अब जब मैंने तुम्हारी बात मान ली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति यानी कि मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए? रियांश ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए परिधि से कहा, जिस पर परिधि को अचानक कुछ याद आया कि एक दिन सौंदर्य परी ने उसे क्या कहा था, कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसे अपने पति की सारी बातें माननी चाहिए। मतलब क्या मुझे भी अपने पति की बात माननी पड़ेगी? परिधि ने मन ही मन में सोचा। अरे कहाँ खो गई? रियांश ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। परिधि अपने सेंस में वापस आई, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थी। वो अपना सर खुजलाते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। रियांश खुश हो गया। उसने परिधि को आगे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर ले जाकर आराम से लेटा दिया, मानो वो कोई कांच की गुड़िया हो। तुम ये क्या कर? परिधि के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि रियांश ने अपने होठों से उसका मुंह जो बंद कर दिया था, वो उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसके ऐसे करते ही परिधि को मानो 440 वोल्ट का झटका सा लग गया हो। उसके अंदर एक अलग ही सनसनी सी दौड़ गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रियांद को देखने लगी, जो उसे अब पूरे शिद्दत से अपनी आंखें बंद करे चूमे जा रहा था। उसकी वो सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे पैशनेट किस में बदलती जा रही थी। वो परिधि के होठों किस कर रहा था तो कभी स्मूच कर रहा था। एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस के बाद जब परिधि की सांसें फूलने लगी, तब ना चाहते हुए भी रियांश को उसके सुर्ख गुलाबी होठों को छोड़ना पड़ा। परिधि लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी तो जान ही हलक में आ गई थी। जहां परिधि अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं रियांश ने अब परिधि की गर्दन पर अपने किसिज की बौछार कर दी थी। वो उसकी गर्दन से लेकर उसके कॉलर बोन तक किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो वाइल्ड होने लगा। वो परिधि की गर्दन पर किस के साथ साथ अब उसे लव बाइट्स भी देने लगा था, जिससे परिधि की सिसकियां निकल रही थी, जो कि रियांश को और भी ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वैसे तो परिधि को किसी भी लड़के का अपने पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब से धरती लोक पर आई थी, उसने कड़कों से दूरी ही मेंटेन रखी थी, क्योंकि उसे उनकी घूरती नजरें काफी अनकंफर्टेबल फील करती थी और उसे बहुत अजीब लगता था। और जब उन गुंडों ने उसे छूने को कोशिश की थी, तो उसे उनसे घिन आती थी।
लेकिन कल और अभी जब रियांश उसे छू रहा था, उसके पास आ रहा था, तो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके टच से वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उसका उसके पास आना, उसे छूना उसे एक अलग, एक सुकून भरा एहसास दिला रहा था। वो खुद अब रियांश के ऐसे उसे छूने से मदहोश होती जा रही थी। रियांश ने परिधि के गले को चूमते हुए उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया और बिना किसी झिझक के उसने परिधि की टी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और वापस से परिधि को आराम से बेड पर लेटाकर अपनी टी शर्ट को भी उतारकर जमीन पर फेंक दिया और वापस परिधि के ऊपर झुककर परिधि के होंठों के करीब अपने होंठों को ले जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए अपनी सेडिक्टिव वॉइस में बोला, सिर्फ मैं ही किस करता रहूंगा क्या? तुम्हें मुझे भी तो किस करना चाहिए ना? अब चलो मुझे भी किस करो। उद्धरण चिन्ह। रियांश उस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो अपनी बात मनवाने के लिए जिद कर रहा हो। परिधि अभी भी पूरी तरह से अपने सेंस में वापस नहीं आई थी। वो तो बस रियांश में उसके टच में ही खोई हुई थी। वो उसे अपनी इनोसेंट निगाहों से देखे आ रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि रियांश क्या कह रहा है। जब रियांश ने उसके मासूम से चेहरे को और उसके एक्सप्रेशन को देखा, तो उसे समझ आ गया कि वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है। रियांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ प्यार से उसके गाल को अपने हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरा साथ दो। इतना कहते ही रियांश ने परिधि के होठों को किस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन परिधि तो अभी भी हैरान थी जो रियांश ने उससे कहा इस वजह से, पर जब परिधि ने रियांश की किस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसने उसे किस करते हुए ही उसके होठों को जोर से बाइट कर दिया, जिससे परिधि को दर्द का एहसास हुआ और वो अपने शौक की दुनिया से बाहर आई। और जब उसकी नजरें रियांश की नजरों से टकराई, तो उसे उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। रियांश उसे अभी भी किस किए जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो परिधि को घुरे भी जा रहा था, जैसे वो उससे आंखों ही आंखों से शिकायत कर रहा हो। परिधि को तो वैसे भी रियांश के ऐसे देखने से डर लगने लगता था। वो उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, तो वो भी उसे किस करने लगी, लेकिन वो उसे किस कम बाइट ज्यादा कर रही थी, जिसका साफ मतलब था कि उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और न ही उसने आज तक कभी किसी लड़के को किस किया था, सिवाय रियांश के। थे ख्याल मन के आते ही रियांश मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसने परिधि की कमर को अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़कर बिल्कुल अपने से सटा लिया और फिर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसे पागलों की तरह चूमने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को चूमने के बाद रियांश परिधि से अलग होकर उसके कान, गर्दन, कॉलर बोन पर किस और लव बाइट्स देने लगा। परिधि की मदहोश कर देने वाली आहें कमरे में गूंज रही थी। उसने रियांश के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ रियांश की खुली पीठ को सहला रहे थे। रियांश के भी हाथ परिधि की बॉडी पर इधर से उधर घूम रहे थे। ऐसे ही रियांश और परिधि एक दूसरे को चूमते रहे, जिससे उनके बीच की दूरी काफी हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन रियांश ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, क्योंकि वो चाहता था कि परिधि पहले उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए और वो भी उससे उसी तरह प्यार करे जैसे कि वो करता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि परिधि के लिए वो अब भी एक अजनबी ही है, और परिधि उसके लिए फिलहाल एक ऐसी लड़की थी जो अभी अभी एडल्ट हुई हो, जो किसी भी आदमी से इसलिए अट्रैक्ट हो सकती है। इसीलिए उसने उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की जल्दी नहीं की और समय रहते अपने आप को संभाला लिया। परिधि इन सब से काफी थक गई थी, तो वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। रियांश भी उसे अब और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता था, वरना उसका खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो भी उसके बगल में लेट गया और परिधि को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद करके चैन से सो गया। अगले दिन शालू और राका मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पार्किंग एरिया में अपनी कार के अंदर बैठे थे। उनके हाथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट था। शालू कभी अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखती तो कभी राका को। उसके ऐसे बार बार करने से राका चिढ़ गया और वो उससे ऐसे ही चिढ़ते हुए अपने मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या है? ऐसे बार बार उसे देखने से अब ये सच कभी नहीं बदल सकता कि अब से तुम मेरी बीवी हो, मेरी वाइफ, समझ गई? तो अब से तुम्हें किसी भी और लड़के से बात करना तो दूर देखने तक की इजाजत नहीं है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना। उद्धरण चिन्ह। राका ने इनडायरेक्टली शालू को धमकी दे दी थी, लेकिन शालू के कानों में तो जू तक नहीं रेंगी।
क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर जो था। उसने फिर से एक नज़र उस पर डाली, फिर राका को कंफ्यूज होकर देखते हुए उससे बोली, मैंने आज तुम्हारे किसी गार्ड को तुम्हें राका सर पुकारते हुए देखा था। फिर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम राघव कैसे है? राका ने इनडायरेक्टली शालू को धमकी दे दी थी, लेकिन शालू के कानों में तो जू तक नहीं रेंगी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर जो था। उसने फिर से एक नज़र उस पर डाली, फिर राका को कंफ्यूज होकर देखते हुए उससे बोली, मैंने आज तुम्हारे किसी गार्ड को तुम्हें राका सर पुकारते हुए देखा था। फिर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम राघव कैसे है? उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुन राका जंप गया और थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो एक्चुअली मेरा नाम राघव रायजादा है, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने मुझे ये निक नेम दिया है, इसीलिए लोग मुझे राघव के बजाय राका के नाम से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। शालू उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है, लेकिन ये याद आते ही कि उसके कॉलीग ने उसे राका निक नेम दिया है, तो अचानक ही वो खिलखिला कर हंस पड़ी। राका को समझ नहीं आया कि उसे अचानक क्या हो गया, लेकिन जब शालू हंसते हुए बार बार उसे देख रही थी, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी बीवी उसी पर ठहाके मारकर हंस रही है। हंस हंस कर अब तो शालू के पेट में भी दर्द होने लगा था। उसके बावजूद भी उस हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख राका मुंह बन गया और वो चिढ़ते हुए बोला, इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? हर किसी के निक नेम होते हैं, अगर मेरा भी निक नेम है तो इसमें तुम इतनी बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? उद्धरण चिन्ह। शालू ने जैसे तैसे करके अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि किसी का निक नेम नहीं होता? आधे से ज्यादा लोग के निक नेम होते हैं, लेकिन तुम्हें जो निक नेम तुम्हारे कॉलीग ने दिया है, मुझे बस उसी पर हंसी आ गई। तुम्हारे अच्छे खासे नाम का कबाड़ा जो कर दिया गया, मतलब तुम्हारे कॉलीग को तुम्हारे लिए और कोई निक नेम नहीं सूझा, जो राका रख दिया। बुलाते बोलते हुए फिर से उसकी हंसी छूट गई। राका की आंखें छोटी हो गई और वो उसकी ओर देखते हुए एक डेविल स्माइल करके बोला, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना? तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब रात में मैं तुम्हारे साथ बेड पर होऊंगा तब तुम्हें कितनी हंसी आती है। कहते हुए राका ने शालू को एक आंख मारी। राका की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन शालू की तो बोलती ही बंद हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे इस तरह शर्माते देख राका के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने शालू के हाथ को पकड़ा और उसकी पतली लेकिन खूबसूरत उंगलियों को अपने होंठों से छूकर उन पर किस कर दिया। शालू इतनी शर्मा रही थी कि उसने अपनी पलके तक ऊपर उठकर राका को देखने तक की हिम्मत नहीं की। राका ने उसे और ज्यादा परेशान ना करते हुए अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। शालू और राघव अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ खुश थे और अब एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, क्योंकि आज तक शालू को कभी किसी का प्यार नहीं मिला था और अब उसे राघव से इतना प्यार, इतनी अटेंशन मिल रही थी, तो भला वो कैसे खुश नहीं होती। उसने अपने और राघव की शादी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी शादीशुदा गाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभी राघव शालू को परेशान करता रहता, जिससे वो चिढ़ जाती और उसे ऐसे देखकर राघव को बड़ा मजा आता। वहीं परिधि और रियांश का रिश्ता भी अब परवान चढ़ने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। परिधि ने रियांश और अपनी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो अपनी माँ रानी परी को और सौंदर्य परी को अपनी शादी को लेकर क्या जवाब देगी? उन्हें कैसे सारी बातें एक्सप्लेन करेगी? क्या वो रियांश और उसकी ये कानूनी शादी को मानेगी? लेकिन अगर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया तो तब वो क्या करेगी? यही सारे सवाल परिधि के मन में रह रहकर उठ रहे थे, लेकिन वो अपने मन की बात रियांश से कह भी तो नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन राघव बालकनी बैठकर अपनी कॉफी को पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने अपने कॉफी मग और न्यूज़पेपर को साइड में रखा और कॉल पिक कर बोला, हाँ क्या खबर है? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिस पर राघव कंफर्म करते हुए बोला, आर यू श्योर? क्या ये न्यूज पक्की है? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से फिर से कुछ कहा गया, जिस पर राघव ये चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने ये कॉल कट कर तुरंत ये न्यूज अपने बॉस यानी कि रियांश को भी बता दी। रियाश के चेहरे पर भी एक खतरनाक स्माइल आ गई। अब मैं देखता हूँ तुम लोगों को मुझसे कौन बचाता है, रियांश ने अपने मन ही मन में कहा। राघव ने तुरंत अपनी टीम को रेडी रहने को कहा दिया।
और शालू को अपना ख्याल रखने का बोल घर से निकल गया। वहीं रियांश जब तैयार होकर घर से बाहर जाने को रेडी था, तो परिधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा बेचैनी से बोली, आप कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए परिधि के गाल को सहलाते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए जाना होगा। लेकिन देर रात तक तुम मेरा वेट करती मत रहना, खाना खाकर सो जाना। और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम्हें इसी घर में रहना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। ओके, रियांश ने परिधि के सर को थपथपाते हुए कहा, जिस पर परिधि ने भी एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और रियांश के सीने से जा लगी। रियांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आने की कोशिश करना। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई और प्यारे से उसके माथे को चूमकर घर से बाहर निकल गया। परिधि उसे तब तक जाता हुआ देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। गाइस आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।